हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलाइडल स्टेट के बारे में। कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ा जाएगा और कोलाइड होता क्या है, इसके फेजेस क्या हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। कम से कम यहाँ इतनी चीजों को आज हम लोग जो है कवर करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं कोलाइड के बारे में कुछ चीजें। तो आइए देखते हैं आज हम लोग का जो टॉपिक है कोलाइड। कोलाइडल कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट कोलाइड के बारे में थोड़ा पहले हम आपको इंट्रोडक्शन बताते हैं। कोलाइड हम लोग आसपास अपने बहुत सी चीजों को देखते हैं, यानी जितने भी आप जैसे देखिए फॉग देखते हैं, आप मिस्ट देखते हैं, आप जो है तमाम जेल इस समय आए हुए हैं। जैसे आप देखते हैं जेल फॉर्म में हेयर जेल है, क्रीम है, तमाम क्रीम है, नेचुरल आप मिल्क देखिए, ये भी कोलाइड है। ठीक, तो तमाम हम लोग के आसपास जो है कोलाइड है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता। आपने देखा होगा हम लोग इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कॉड लिवर ऑयल का टेबलेट खाते हैं, वो भी क्या है, कोलाइड है आपका। तो तमाम हम लोग के आसपास जो है कोलाइड के बारे में, आकाश का जो है नीला दिखाई देना, ये भी कोलाइडल इफेक्ट है। ठीक, और क्या कहते हैं, लाइट जब मूवमेंट करती है तो उसके बीच में जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, ये इसका नेचर भी क्या है, ये भी कोलाइडल नेचर है। तो तमाम ये चीजें हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और जिनके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे ये सब चीजें क्या है, और धीरे धीरे ये आएंगे। तो हमारे आसपास तमाम जो है कोलाइड्स पाए जाते हैं। आजकल आप जानते हैं फॉग का प्रचार आता है। फॉग क्या चल रहा है भाई, तो फॉग चल रहा है। फॉग भी क्या है, आपका कोलाइड, यानी जितने भी डिओड्रेंट आपके हैं वो कोलाइडल फॉर्म में। ठीक, तो ये तमाम चीजें हैं कोलाइड। तमाम आप टेबलेट खाते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, वो भी कोलाइडल फॉर्म में है। ठीक, तो ये हमारे आसपास तमाम चीजें हैं जो कोलाइड के बारे में। तो कोलाइड है। और अगर हम कोलाइड के बारे में समझना चाहें, कोलाइड होता क्या है, तो जो इंट्रोडक्शन से है चीजों को हम बताते हुए चलते हैं और समझने का प्रयास करिए। तो आप जानते हैं सबसे पहली चीज जो थॉमस ग्राहम थे इन 1861 जितने भी ऑल नोन सल्यूट, जितने भी सल्यूट थे, ऑल नोन सल्यूट को इन्होंने क्या किया, डिजॉल्व इन वाटर, और ये क्या बना दिए, फॉर्म सॉल्यूशन। डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी जितने भी सल्यूट थे उन्होंने पानी में डिजॉल्व किया और डिजॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन आपका है, इसके जो पार्टिकल है, आप देखिएगा ध्यान से, इन्होंने पार्चमेंट मेम्ब्रेन लिया। इसे हम लोग कह रहे हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन, जिसे आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। हम लोग की जो स्किन होती है या सीड कोट होते हैं, वो सब ये चीज है, एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो जो सॉल्यूशन बना, यहां पे सॉल्यूशन लिया और इन्होंने देखा कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये साइड में इसको पीएम लिखेंगे, बार बार पी, कैन पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। तो इन्होंने देखा कि जो सल्यूट है वाटर में डिजॉल्व हुआ है, वो सल्यूट अगर वाटर में डिजॉल्व है तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि सॉल्यूशन के पार्टिकल इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन के आर पार हो जा रहे हैं। और इन्होंने देखा कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं इसके पार्टिकल
particle cannot pass through PM। इन्होंने देखा कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसके पार्टिकल पास नहीं हो सकते, तो इन्होंने उसी समय एक कैटेगराइजेशन किया इन सॉल्यूट के बारे में। इन्होंने कहा जिसके पार्टिकल आर पार हो सकते हैं उसको हम लोग क्रिस्टलॉइड कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड कहते हैं। और जिनके पार्टिकल आर पार नहीं हो सकते हैं उनका नाम इन्होंने क्या रखा, कोलाइड रखा। जब इन्होंने ये क्राइटेरिया डेवलप किया, ये बातें बताई, तो लोगों को लगा कि भाई जैसे सॉलिड लिक्विड गैस है उसी तरह कोलाइड में भी कुछ चीजें होती होंगी जो आर पार हो सकती है, यानी इसके पार्टिकल की साइज ऐसी होती होगी कि इस परचमेंट मेम्ब्रेन के आर पार मूव नहीं कर पा रहा। इतनी बातें आई तो ये लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुई, जैसे ही और ऑब्जर्वेशन किया जाने लगा। जैसे देखिए सोप है, सोप को अगर आप, सोप ये सल्यूट है भाई, सल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। सोप जो है ये सल्यूट है, अगर आप इसको वाटर में डिजॉल्व करिए तो ये कोलाइड हो गया। अगर आप इसको अल्कोहल में डिजॉल्व करिए, अल्कोहल में, तो ये क्रिस्टलॉइड हो गया। एक तो ये हुआ, ठीक है भाई। दूसरा देखिए, इन्होंने कहा अगर ये बेंजीन, जैसे ये है आपका NaCl, NaCl को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करिए और अगर आप बेंजीन में डिजॉल्व करिए, दोनों सॉल्वेंट है भाई, बेंजीन में डिजॉल्व करिए तो ये आपका कोलाइड हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, क्रिस्टलॉइड हो जाता है। देख रहे हैं, इस बात को समझिए, इससे क्राइटेरिया डेवलप हो रहा है। देखिए इन्होंने जो बातें बताई उस बातों को अगर आप ध्यान दीजिए तो आप क्या कहेंगे। देखिए इन्होंने कहा जितने भी सल्यूट हैं दो क्राइटेरिया इन्होंने डेवलप किया है, तो वो क्रिस्टलॉइड होगा या तो कोलाइड होगा। लेकिन अब देखिए कुछ सल्यूट ऐसे, तमाम सल्यूट, हमने दो कॉमन एग्जांपल लिया। सोप को अगर पानी में डिजॉल्व करिए तो वही सोप जो है वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, कोलाइड की तरह। और वही सोप के पार्टिकल कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं जब अल्कोहल में डिजॉल्व कर दिया तो क्रिस्टलॉइड की तरह। अब प्रॉब्लम ये हुई कि आखिर इस सोप को रखा किस में जाए, कोलाइड में रखा जाए कि क्रिस्टलॉइड में रखा जाए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर उसके बाद NaCl है, ऐसे NaCl का अगर वाटर में डिजॉल्व करिए तो ये क्रिस्टलॉइड है, NaCl को अगर बेंजीन में डिजॉल्व करिए तो ये कोलाइड है। तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि आखिर इनको रखा किस में जाए। तो ये बताया गया कि वास्तव में क्राइटेरिया इनका जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। दिस क्राइटेरिया इज अनसेटिस्फैक्टरी। ठीक है भाई, ये क्राइटेरिया जो था डिवीजन का वो अनसेटिस्फैक्टरी था। वो ये बताया गया कि वास्तव में पार्टिकल की साइज पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। तो पार्टिकल की साइज को अगर हम लोग कंसीडर करें और उसी को ये ऑब्जर्व किया गया, नेचर ऑफ पार्टिकल जो है वो वास्तव में डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड कर रहा है। और इसी को बेस माना गया, और इसी को बेस मान करके जो है कोलाइड को डिफाइन किया गया है। एंड कोलाइड डिफाइंड एज कोलाइड को डिफाइन किया गया, एंड कोलाइड डिफाइंड एज, कोलाइड जो होता है, कोलाइड इज नॉट a state of substance. Colloid is not a state of state. Colloid is not a substance. State नहीं, colloid is not a substance.
not a substance, but it is a state of substance. It is a state of substance which depends upon molecular size. यानी कोलाइड कोई सब्सटेंस नहीं है, स्टेट ऑफ सब्सटेंस है जो डिपेंड किस पे करता है, मॉलिक्यूलर साइज पे, डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर साइज। ठीक, हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब अगर इसी मॉलिक्यूलर साइज को हम लोग जो है बेस माने, तो अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ sorry on the basis of molecular size, अगर आप मॉलिक्यूलर साइज को बेस मानते हैं तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है तीन तरह के होते हैं, सुना होगा, ट्रू, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं इन्हीं को और थोड़ा बातों को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में, टाइप्स ऑफ, अथवा चार्ट के रूप में देखते हैं, तीनों एक साथ हो जाता है, जिससे कंपैरेटिव चार्ट देखते हैं। और ये टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हम लोग एक पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशन और एक पढ़ेंगे कोलाइडल सोल्यूशन और एक पढ़ेंगे सस्पेंशन। ये तीन चीजों को आपको पढ़ना है, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक, अब आप देखिए, तीनों को लेकर के हम कंपैरेटिव स्टडी कर देते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे सबसे पहली चीज पार्टिकल साइज की बात करते हैं। इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, यानी या इसी को कह सकते हैं लेस देन 10⁻⁹ मीटर, इसको भी कर सकते हैं। सस्पेंशन जो पार्टिकल की साइज होती है मोर देन 1000 नैनोमीटर। मोर देन 1000 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है भाई। और यहां पे इसके पार्टिकल की साइज जो होती है 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज में इंटरमीडिएट होता है। इसका मतलब है कि 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर के रेंज में होना चाहिए इसका पार्टिकल साइज। आप जानते हैं ट्रू सोल्यूशन के बारे में। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, पानी में नमक मिला दीजिए, अच्छी तरह से स्टीयर कर दीजिए, ट्रू सोल्यूशन बन गया। पानी में चीनी मिला दीजिए, अच्छे से स्टीयर कर दीजिए, ट्रू सोल्यूशन बन गया। तो ट्रू सोल्यूशन वास्तव में कैसा होता है, होमोजीनियस इन नेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। होमोजीनियस नेचर, नेचर इसका जो होता है कैसा होता है, होमोजीनियस। और ये सब सस्पेंशन जानते हैं, सस्पेंशन वो चीज होता है जैसे आप डस्ट पार्टिकल को पानी में डाल दीजिए, तो डस्ट पार्टिकल पानी में डालने के बाद कुछ देर बाद वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से नीचे बैठ जाएगा, पानी थोड़ा आपको गंदा दिखाई देगा, उसमें पार्टिकल हमेशा क्या देखते रहते हैं, माइग्रेट करते हुए दिखाई देते रहते हैं। ठीक है, इस आधार पे हम लोग इस चीज को कह सकते हैं, इस आधार पे हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सीधे सीधे देख सकते हैं। तो हमने आपसे कहा कि ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है। और चूंकि पार्टिकल साइज बड़ी है, क्योंकि इनके पार्टिकल की साइज बड़ी होती है ना, दोनों इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से थोड़ा अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जितने कफ सिरप होते हैं जिसमें आप लिखा होता शेक वेल बिफोर यूज, वो सब क्या होते हैं, सस्पेंशन। अगर आपने सिरप पिया होगा तो उस पे देखिए लिखा रहता है
शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि उसमें पार्टिकल जो होते हैं नीचे बैठे होते हैं और लिक्विड अलग, दो लेयर बन जाती है, और दोनों लेयर को मिक्स करने के लिए आप क्या बताते हैं, उसे सेक करने की बात कहते हैं। वरना आप ऊपर की जो लेयर पिएंगे तो मीठी मीठी लेयर होगी, उसके जो पार्टिकल होंगे, जो मेडिसिन के पार्टिकल होंगे, वो नीचे बैठे रहेंगे, उनका कोई तो फिर इफेक्ट नहीं क्रिएट करता भाई। ठीक है भाई। इनकी जो विजिबिलिटी की बात करते हैं, विजिबिलिटी की बात अगर हम लोग करें तो आपको मालूम है पार्टिकल की साइज बहुत छोटी है, तो इसे हम लोग कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, नेक्ड आई के द्वारा, बिना हम लोग माइक्रोस्कोप के इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पार्टिकल बड़े होते हैं तो इनको हम लोग कैन सीन बाई नेक्ड आई, और यहां पर भी वही सीन बाई सीन। ठीक है, इसको बिना माइक्रोस्कोप के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सिरप की बात कही ना, सिरप में आप पार्टिकल देखते हैं नीचे बैठ जाता, वो दिखाई देता है। ठीक, तो ये सीधा सीधा आपको जो है ऑब्जर्व हो सकता है। और आप जानते हैं ये जो नेचर टुवर्ड्स पीएम का मतलब पार्चमेंट मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अब ये छोटे होते हैं तो ये क्या हो सकता है, कैन पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये बहुत छोटी पार्टिकल की साइज होती है तो इसके पार्टिकल पास हो सकते हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन। और ये बड़ा होता है तो कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, और ये भी कैन नॉट, ये भी क्या होगा, कैन नॉट पास थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है भाई। अब आप जानते हैं इनके बारे में कहा जाता है ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। टिंडल इफेक्ट के बारे में, क्योंकि पार्टिकल की साइज छोटी है तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड ही नहीं शो करते। कांट शो टिंडल इफेक्ट, टी और साइड में ई लिखे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, और ये तो कोलाइड है तो शोज, ये शो करता है और ये भी क्या करता है, शो करता है। पार्टिकल बड़े होंगे तो वो कोलाइड की प्रॉपर्टी शो करेंगे, यानी आपका सस्पेंशन जो है वो कोलाइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन ये सब प्रॉपर्टी आपके शो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आप इसका एग्जाम्पल अगर जानना चाहें तो सीधे सीधे आप दिखा देते हैं इसको हम। जैसे अगर आप पार्टिकल दिखाना चाहते हैं, इसमें देखिए ट्रू सोल्यूशन के बारे में, ट्रू सोल्यूशन का पार्टिकल आपको पता ही नहीं चलेगा कहां है, पूरा होमोजीनियस दिखाई देगा। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल जो है ऐसे, और ये कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल हैं इनका इंटरमीडिएट कर देते हैं। ये इनका इंटरमीडिएट हो जाए, मतलब ये बहुत छोटे हैं, ये बड़े हैं, और ये इन दोनों का इंटरमीडिएट ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आप सीधे सीधे कह सकते हैं, साल्ट इन वाटर, साल्ट आप लिख सुगर इन वाटर, चाहे जो कहिए, ये होमोजीनियस होते हैं। इसको आप जो है डर्ट पार्टिकल इन वाटर, डर्ट पार्टिकल इन वाटर की बात कर सकते हैं, या जितने भी सिरप होते हैं, और इसको आप कहते हैं, बहुत से होते हैं, मेटल का कोलाइड होता है, मिल्क होता है, एरोसॉल होते, तमाम है। अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा, आपको ये पता चलेगा कितने तरह के कोलाइड हमारे आसपास हैं, उसको आप धीरे धीरे आगे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझ लीजिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप इसको बता सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हुए, ट्रू, कोलाइडल और सस्पेंशन। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेजेस ऑफ कोलाइड।
आपको मालूम है कोलाइड में दो फेज पाए जाते हैं, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। डीपी और डीएम, डीपी और डीएम मिलकर कोलाइड बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, डीपी और डीएम मिलकर के कोलाइड बनाते हैं। डीपी का मतलब हो गया डिस्पर्स्ड फेज और डीएम का मतलब हो गया डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम ये। और आपको मालूम है, आप जैसे देखिए कोलाइड बना रहे हैं ना, आप एक और चीज पढ़ते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्वेंट। तो जैसे सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सोल्यूशन बनता है, वैसे ही डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिलकर क्या बनाता है, कोलाइड बनाता है। तो अगर हम लोग कोलाइड की बात करें तो यहां पे जो डिस्पर्स फेज है इसे हम लोग कहेंगे सेम एज सल्यूट, सेम एज सल्यूट इन सॉल्यूशन। डिस्पर्स फेज को क्या कहेंगे, जैसे सॉल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट होता है वैसे कोलाइड में डिस्पर्स फेज का अमाउंट होता है, ठीक है भाई। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम को सेम एज सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब आप खुद हम सॉल्यूशन में ले लेते हैं, सल्यूट आप किसे कहते हैं, सल्यूट जो है सॉल्यूशन के अंदर लो प्रपोर्शन में प्रेजेंट होता है, लो प्रपोर्शन में जो होता है उसे आप सल्यूट कहते हैं। और जो हाई प्रपोर्शन में होता है, हाई प्रपोर्शन इन सॉल्यूशन, उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। इसका मतलब है कोलाइड में जो कम मात्रा में होगा, कोलाइड में जो कम मात्रा में होगा उसे आप क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेज। और कोलाइड में जो अधिक मात्रा में होगा उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, उसे आप सीधे सीधे यहां पे कोलाइड में जो कम मात्रा में होगा उसे डिस्पर्जन, सॉरी कम मात्रा में होगा उसे डिस्पर्स फेज और अधिक मात्रा में होगा उसे डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोलाइड बना रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए भाई, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो जो हम अब कोलाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ने चल रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन इसी बात पे फोकस भी करता है। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं पहले। जैसे ये है, मान लीजिए ये एजी है और वाटर में डिजॉल्व है, तो एजी जो होगा वो डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। और ये वाटर है, वाटर को हम लोग डीएम कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपका एजी के ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं, ये सामने आपका वो डीपी हो गया, और जिसमें डिजॉल्व है वो क्या है, आपका डीएम है, ये ध्यान रखिएगा भाई। अब आइए चलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अगर कोलाइड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कई तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पे बेस्ड है, दूसरा जो है इनके बीच का इंट्रैक्शन, और तीसरा जो पार्टिकल है उसकी साइज क्या है, इस बात पे। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको, ठीक। तो देयर आर फॉलोइंग क्राइटेरिया, देयर आर फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक। फॉलोइंग क्राइटेरिया है, सबसे पहला देखिए, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ तो पहला क्राइटेरिया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो पार्टिकल हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, तो उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, इनके बीच में इंट्रैक्शन कैसा होता है, इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड, थोड़ा शॉर्ट कर दे रहे हैं लिखने में, डिस्पर्जन मीडियम। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है भाई, ये क्लासिफिकेशन के 3 क्राइटेरिया है, इनको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे और कोशिश करते हैं कि ये चीजें आपको मिल जाए और चलता रहे। आइए आगे देखते हैं पहला क्लासिफिकेशन थोड़ा। तो हम लोग क्लासिफिकेशन पहले पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, मतलब जो इसका पार्टिकल है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का, उसके आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। जो डिस्पर्स फेज है उसके जो है पार्टिकल का फेज कौन सा है उसके आधार, थोड़ा एक तो चार्ट है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। टोटल अभी दिखाते हैं आपको। ऑन द बेसिस, पहला कौन सा बेस ले रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डीपी। ठीक, तो यहां पे आप जानते हैं 8 तरह का कोलाइड पढ़ेंगे, 8 टाइप्स। इसमें सिर्फ आप कौन सा नहीं पढ़ेंगे, गैस और गैस वाला, गैस गैस का नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गैस और गैस जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अब कोलाइड का नेचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। तो आप एक कोलाइड ऐसा नहीं पढ़ेंगे जिसमें गैस डिस्पर्स फेज हो और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम हो, डीपी भी गैस हो और डीएम भी गैस हो। क्यों गैस और गैस का हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों गैसेस जो है आपस में इंटरमिक्स करती है और इंटरमिक्स करने के बाद वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए हम लोग इस तरह के कोलाइड को ऑब्जर्व नहीं करते, ध्यान रखिएगा भाई। बाकी 8 तरह के कोलाइड हम लोग पढ़ेंगे और 8 तरह के कोलाइड वो भी कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डिस्पर्जन फेज, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज का जो टाइप है, तो हम इसको बनाते हैं, इसको देखिए और चार्ट है, चार्ट को देखना आपको है, उसी के आधार पर समझना। टाइप्स ऑफ कोलाइड, और इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा आपके आसपास कितने तमाम तरह के कॉमर्शियल और जो है कॉमर्शियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके कोलाइड्स का नेचर शो करते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग डिस्पर्स फेज देते हैं। पहला है सॉलिड। डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, ठीक है भाई, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो इसे हम लोग सॉलिड सॉल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल। ये ध्यान रखिएगा, पहला हो गया आपका सॉलिड कोलाइड। और आपको मालूम है जितने भी मेटल के एलॉय होते हैं, जितने भी मेटल, दो मेटल को मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है ना, वो सब कोलाइड इन नेचर होते हैं, सब कोलाइडल इन नेचर होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो मेटल एलॉयज आर आपके जितने भी होंगे, तो एलॉय इसका एग्जाम्पल हुआ। आपने कलर्ड ग्लास पढ़ा होगा, कलर्ड ग्लास पढ़ा होगा। कलर्ड ग्लास भी जो है इसके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। तमाम ग्लास हम लोग घरों में यूज करते हैं, तो वो भी आपका क्या होता है, कोलाइड ही होता है। रूबी मेटल सुना होगा, रूबी मेटल या रूबी ग्लास सुना होगा, रूबी ग्लास
ये भी आपका एक स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है। ये सब आपके क्या है, सॉलिड सॉलिड। दूसरा देखिए, यहां पे सॉलिड ही डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लिक्विड। इसको खूब सुनते हैं, इसको आपने सुना होगा। ये आपके जितने भी सब इसमें आते हैं भाई, देखिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्व कह रहे हैं। इसमें जितने भी पेंट हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पेंट। जितने भी आप देखते हैं तमाम प्लांट के सेल को जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो सेल फ्लूइड्स जो होते हैं, सेल फ्लूइड्स जो होते हैं, आपने एक शायद इसको आपने सुना नहीं होगा, कोलाइड जो होता है वो ग्रीक वर्ड होता है भाई। कोलाइड जो होता है ये ग्रीक वर्ड है। अब चिपचिपा पदार्थ आया तो इसी में ग्रीक वर्ड है कोला। ग्रीक वर्ड कोला से लिया गया है। अब कोला मीन्स होता है ग्लू लाइक सब्सटेंस, ठीक है। जो ग्लू लाइक अपीयरेंस शो करेंगे वो सब कोलाइड होंगे। तो इससे हमें ध्यान आ रहा है, सेल फ्लूइड जो होते हैं अगर आप टच करिए तो चिपचिपे होते हैं, वो आपका क्या होगा, कोलाइड होगा। ये ध्यान रखिएगा। स्टार्च को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं, स्टार्च जो है ये वो डिस्पर्स फेज का बेस माना है हमने, यहाँ डिस्पर्स फेज का बेस माना है, उसके आधार पे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमने आपसे पहला कहा कि अगर देखिए डिस्पर्स फेज के पार्टिकल को बेस मानिए, और पार्टिकल को बेस मानने के बाद ये आपका क्या होगा, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का नेचर है। और उसको आप डिस्पर्जन मीडियम का ये है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस नहीं है, देखिए गैस और गैस का मिक्स यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने कहा अगर सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है और सॉलिड में डिजॉल्व है, तो जो सॉल का नाम है, कोलाइड का नाम है, वो क्या है, सॉलिड सॉल। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन आ रहा है, एलॉय आ रहा है, कलर्ड ग्लास आ रहा है और रूबी ग्लास आ रहा है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लास होता है। दूसरा हमने बताया अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज है, सॉलिड डिस्पर्स फेज है, तो लिक्विड अगर डिस्पर्जन मीडियम है तो उसे हम लोग सॉल्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सॉल्व कहते हैं। और इसमें पेंट, सेल फ्लूइड, अगर आपको याद हो सेल फ्लूइड कोई भी लीजिए वो काफी चिपचिपा होता है। और हमने बताया कोलाइड ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसे कोला कहते हैं। कोला मीन्स ग्लू लाइक अपीयरेंस। जो चिपचिपे होते हैं वो सब कोलाइड होंगे। आप स्टार्च लैब में बनाया जाता है, स्टार्च को पानी में डिजॉल्व कर दीजिए, ये भी आपका जो है कोलाइड होता है। गोल्ड का साल है, ये भी कोलाइड इन नेचर होता है। तीसरा, अगर आप सॉलिड डिस्पर्स फेज ले रहे हैं और गैस डिस्पर्जन मीडियम ले रहे हैं, तो गैस डिस्पर्स उसे एरोसॉल कहते हैं। जितने भी धुएं होते हैं, स्मोक, वो आपका ये डस्ट स्टॉर्म, धुओं का जो गुब्बार निकल रहा है, जो डस्ट पार्टिकल निकल रहे हैं, वो भी आपके डस्ट पार्टिकल का जो स्टॉर्म डेवलप करता है, जो काफी तेजी से आंधी चलती है, तो वो भी आपका क्या है, कोलाइड है। उसके बाद चौथा हमने बताया लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, लिक्विड डिस्पर्स फेज है, सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम है, तो जेल उसे कहते हैं। ये तमाम चीजें आप करते हैं, बटर खाते हैं, चीज खाते हैं, ठीक है, और कर्ड खाते हैं। ये सब आप देखिए, आप आपके आसपास तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं जो कोलाइड है। कौन सी चीजें आप देख रहे हैं, बटर, चीज, कर्ड, इसके अलावा जेली भी आप जानते हैं, बूट पॉलिश है, ये तमाम चीजें क्या है, कोलाइड है। लिक्विड, लिक्विड हमने बताया था उसे इमल्सन, ये पढ़ चुके हैं, इसको बताया भी था हमने आपको। मिल्क, हेयर क्रीम, मेडिसिन, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके इमल्सन्स कहलाते हैं। लिक्विड, और अगर डिस्पर्स फेज है, गैस डिस्पर्जन मीडियम है, तो उसे एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल, जितने भी धुंध आपके दिखाई देते हैं या कोहरा जो पड़ता है, क्लाउड का भी जो है, और इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो है, ये सब आपके क्या है, ये आपके एरोसॉल्स है, जिसे आप कोलाइड कहते हैं। गैस सॉलिड सॉल्व कहते हैं। फोम, रबर जो है, फोम वाला रबर जो यूज करते हैं, प्यूमिक स्टोन है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, गैस सॉलिड का जो है सॉलिड सॉल कोलाइड कहते हैं। गैस और लिक्विड है फोम। जितने भी क्रीम होते हैं, शेविंग क्रीम भी है, वो आपका जो है सोप लेदर है, झाग बनता, वो भी आपका है,
फ्रोथ जो बनते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आप जानते हैं सोडा वाटर है, ये सब आपके जो है कोलाइड है। इतनी चीजें अगर आप देखिए तो आपके आसपास तमाम कोलाइड आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके आसपास तमाम कोलाइड आपको दिखाई दे रहे हैं। और जिसमें आप तमाम चीजें, आप ज्यादातर किसको पढ़ते हैं, आप ज्यादातर देखिए ये आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता होगा, ये आपको बहुत ज्यादा दिखाई देता होगा। उसके अलावा जो है जेल के बारे में भी बहुत सुनते हैं, इमल्सन बहुत यूज होता है, इमल्सन भी बहुत ज्यादा। अरे भाई मिल्क तो आप पर डे यूज करते हैं, हेयर क्रीम मेडिसिन लगभग यूज करते हैं, जेली बटर चीज कर्ड ये तमाम चीजें, बूट पॉलिश ये तमाम चीजें यूज करते हैं। सॉल्पेंट सल्फ फ्लूइड्स स्टार्च इन वाटर, ये स्टार्च इन वाटर लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है, इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो ये तमाम चीजें हैं, बाकी चीजें आप इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर आप इन चीजों को अगर आप देखिए रूटीन वे में आप ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों को आप ज्यादा जो है इसके बारे में ज्यादा पढ़ने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो यही तीन है, ये आपका ये और ये। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ किसके, डिस्पर्स फेज, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज का जो नेचर है उस पे बेस्ड था। अब हम इसके बाद डिस्पर्जन मीडियम, सुना होगा आपने तमाम चीजें, अभी इसमें सुन भी लिया आपने आदि चीजें। अब देखिए डिस्पर्जन मीडियम पे जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल के जो नेचर होता है उसके हिसाब से आप कोलाइड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन गिव्स स्पेसिफिक नेम, कोलाइडल सॉल्यूशंस गिव्स स्पेसिफिक नेम। कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक नेम मिलता है इसको। जैसे देखिए अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं, अगर हम डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं और उसका नाम क्या होगा, देखिए जैसे वाटर है वाटर है, तो अगर वाटर डिस्पर्जन मीडियम है तो जो नेम ऑफ कोलाइड हो जाएगा, नेम ऑफ कोलाइड क्या होगा देखिएगा, आप इसका नाम लिख सकते हैं हाइड्रोसॉल। हाइड्रोसॉल, कोलाइड को सॉल भी कहा जाता है, SOL, हाइड्रोसॉल्स। ठीक है, हाइड्रोसॉल्स या एक्वासॉल्स, एक्वासॉल चाहे जो भी, हाइड्रोसॉल्स या एक्वासॉल्स। अगर अल्कोहल यूज होता है, अल्कोहल ध्यान दीजिएगा, तो इसे अल्कोसॉल्स कहते हैं, अल्कोसॉल। बेंजीन सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है, डिस्पर्जन मीडियम के रूप में, तो बेंजोसॉल। एयर अगर यूज होता है तो एरोसॉल, ये ध्यान रखिएगा, एरोसॉल। ये कुछ स्पेसिफिक नेम दिया गया है जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं भाई। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को बेस मान करके। ठीक, अब आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, और जो इंट्रैक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये ठीक है भाई। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके आधार पे भी हम लोग कोलाइड्स को, यानी जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उसमें इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग कैसे, बॉन्डिंग का इफेक्ट कैसा है, यानी नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं कि नहीं। जैसे हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमसे मिलना चाहते हैं, तो दूसरा एक नेचर हो गया। आप हमको देख करके दूर भाग रहे हैं, हम आपको देखकर दूर भाग रहे हैं, दूसरा नेचर हो गया। तो ये नेचर बेस मान करके कोलाइड को भी दो तरह से बताया गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, कोलाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम लोग पढ़ते हैं
लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलाइड। और अब इसी को भी जो है हम लोग ले लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जल्दी हो जाएगा। लायोफोबिक कोलाइड, लायोफोबिक कोलाइड, एक लायोफिलिक हो गया और दूसरा लायोफोबिक। ये चीज है। अब अगर इसको आप ध्यान दीजिए और इसको समझने का प्रयास करिए तो सबसे पहली चीज, लायो वर्ड की मीनिंग क्या होती है? लायो मीन्स होता है लिक्विड और फिलिक मीन्स होता है लविंग, लविंग। जैसे आप भी किसी को बहुत पसंद करते हैं तो आप लविंग के, लविंग सेंस हो गया। यहां पर भी जो है लायो मीन्स बताइए, फोबिक मीन्स होता है हेटिंग, फोबिक मीन्स होता है हेटिंग। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। जो रोज नहाते धोते हैं वो लायोफिलिक है, पानी देखते ही उसी में कूद पड़ते, नहाना धोना शुरू कर देते। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो रोज नहाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं पानी देखा, हल्का सा उठाया, यूं यूं किया और साफ सुथरा कर लिया अपने आप को, और ऊपर से चिकना कर लिया, नीचे चाहे जैसी भी ऐसा बदबू आ रही हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, तो वो लायोफोबिक हो गए। तो आपकी क्लास को ही मान चलिए, आप महसूस करते होंगे दो चार लोग आपके आसपास ऐसे भी बैठे रहते हैं जिनके आसपास बैठने से आपको अजीबोगरीब उलझन होती रहती। इसका मतलब वो साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ जितना दिखाई देता है इसी को मेंटेन करने का काम करते हैं, और इसी पे तमाम चीजें जो है पेस्ट कर दिया, और बाकी कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं। तो वो लायोफोबिक इन नेचर हो। तो क्लास में दो नेचर, लायोफिलिक लायोफोबिक, कोलाइड में भी दो नेचर, लायोफिलिक लायोफोबिक। तो इसका मतलब है कोलाइड का मतलब यहां पे हो गया डीपी और डीएम, यहां पर भी डीपी और डीएम, दो चीजें है ना, डीपी और डीएम मिलकर के ही बनेगा। इसका मतलब है डीपी यानी डिस्पर्स फेज, ये चाहेगा हम जाकर डीएम से मिल जाए, डिस्पर्जन मीडियम से मिल जाए। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन ही होगी डिस्पर्स्ड फेज, इसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्पर्स्ड फेज यानी डीपी हैड स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज की स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है किससे मिलने की? डिस्पर्जन मीडियम से। और यहां पे क्या होता है? लेस अफिनिटी होती है, लेस अफिनिटी टुवर्ड्स डीएम, यानी डीएम से मिलने की इनकी अफिनिटी, इनकी जो चाहत होती है बहुत कम होती है। ध्यान रखिएगा भाई, डीपी और डीएम का बेस मान करके हम लोग सीधे सीधे इसे कह सकते हैं, ठीक। तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी चीज देखिए, आपको मालूम है कि जो कोलाइड होते हैं, इस तरह के कोलाइड जो होते हैं, इस तरह के जो कोलाइड होते हैं, इनको बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सिंपल आप मिक्स कर दीजिए, सिंपल आप मिक्स कर लीजिए, ये आसानी से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। तो पहला तो हमने कहा ये डेफिनेशन है, ये आपकी डेफिनेशन है। दूसरा जो है, हम ईज ऑफ प्रिपरेशन बात कर सकते हैं, ईज ऑफ प्रिपरेशन, ईज ऑफ प्रिपरेशन की आप बात करते हैं। तो इनको बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता। किसको? लायोफिलिक को बनाने के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेथड नहीं होता है। दे आर इजिली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, दे आर इजिली फॉर्म बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। मतलब इनको आप बनाने के लिए आप मिक्स कर दीजिए और ये बन जाएंगे, ठीक है। और इनको बनाने के लिए हैव स्पेसिफिक मेथड, हैव
अभी आगे पढ़ा जाएगा। हैव स्पेसिफिक मेथड फॉर बियर प्रिपरेशन, इनको बनाने के लिए स्पेसिफिक मेथड होता है। ऐसा नहीं कि आप चाय जैसे बना दिए। जैसे अगर चांदी को पानी में डिजॉल्व करना हो तो आपने चांदी की पायल ली और पानी में डाल दिया, बन गया कोलाइड, ऐसा नहीं। उस चांदी को आपको वेपोराइज करना है और उसका वेपर फॉर्म जाकर पानी में डिजॉल्व हो, पानी में डिजॉल्व होते ही उसे कंडेंस करे। तो ये स्पेसिफिक मेथड है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो ये कहा जाता है ये स्टेबल होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, वेरी स्टेबल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप देखिए, जब जो पार्टिकल है आपका, ये आपका पार्टिकल हो गया, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, इसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। अब इसका मतलब इनके बीच की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई। जब पानी के पार्टिकल इसके चारों तरफ आ गए तो इफेक्ट ऑफ बॉन्डिंग जो है यहां मजबूत है। तो जब बॉन्डिंग मजबूत है, पूरा का पूरा जो है ये स्टेबल हो जाएंगे। तो वेरी स्टेबल ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंसिव ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रेशन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। और ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी खासियत ये होती है अनस्टेबल होते हैं। और इनको स्टेबल होने के लिए अनस्टेबल रिक्वायर्ड सब्सटेंस फॉर स्टेबिलिटी। हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्शन, कोआगुलेशन, तमाम चीजें पढ़ते हैं आगे, वो सब इसी से रिलेटेड रहती है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेबल खुद ही रहते हैं तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। इनको स्टेबल करना है तो इसमें कुछ एक सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, उससे हम लोग जो है क्या करते हैं, इनको स्टेबलाइज करते हैं। जो भी पार्टिकल का नेचर होता है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। ठीक, तो आपने अभी कहा कि एक्सटेंसिव यानी ये हाइड्रेशन ज्यादा शो करेंगे। इनका जो हाइड्रेशन की बात करें तो यहां पे लायोफिलिक और लायोफोबिक की बात हो रही है ना, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, अगर आप इसका हाइड्रेशन देखिए तो लायोफिलिक जो है वो क्या है, मच हाइड्रेटेड। particles of colloid are much hydrated, बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। क्योंकि ये तो मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं ना, एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। हमने क्या कहा, पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं और ये दूर भाग रहे हैं, लेस हाइड्रेटेड। ये क्या होंगे, इनका हाइड्रेशन कम हुआ। पार्टिकल जो होंगे यहां पे वो लेस हाइड्रेटेड ड्यू टू वाटर हीटिंग, या क्या कह सकते हैं, ड्यू टू लिक्विड हीटिंग नेचर। लिक्विड हीटिंग नेचर, लिक्विड से हीट करते हैं, लिक्विड से दूर भागते हैं। ठीक है, इसलिए आप ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, लेस। आपको मालूम है कि ये रिवर्सिबल होते हैं नेचर, ये रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आप स्टार्च की बात कर रहे हैं ना, स्टार्च को पानी में डिजॉल्व करिए, पानी में डिजॉल्व करने के बाद आप पानी को फिर से इवापोरेट कर लीजिए, जो भी कंटेनर रहेगा उसमें स्टार्च बचा, फिर स्टार्च में आप पानी मिला दीजिए, फिर से जो है थोड़ा सा सेक करिए, वो बन जाएगा। और यहाँ पे ऐसा नहीं, ये एक बार बनने के बाद दोबारा ये फिर से अपने कंपोनेंट में नहीं ब्रेक हो सकते। तो इसलिए कहा जाता है इनका जो नेचर होता है, नेचर कैसा होता है, नेचर इनका रिवर्सिबल है, और इनका नेचर कैसा होता है, इररिवर्सिबल होता है, इररिवर्सिबल नेचर होता है।
अगर एग्जाम्पल देखेंगे आप तो आप बता सकते हैं इनके बारे में। बहुत सी चीजें हैं, धीरे 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 अब देखिए, इनको समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल में जो है स्टार्च हो गया, सोप हो गया, गम हो गया, एटसेट्रा, और यहां पे हो गया मेटल कोलाइड, मेटल कोलाइड्स, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। इनका जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि कोलाइड को पढ़ना ही है तो ये चीजें आपके ऑटोमेटिक सामने आएंगी। तो ये सीधे सीधे हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सा है? थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। तीसरा, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ particle of dispersed phase, based on the type of particle of dispersed phase। ठीक, तो इसकी भी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें भी कोलाइड को अगर हम पार्टिकल के नेचर को बेस माने पार्टिकल जो भी डिस्पर्स फेज का है उसकी साइज को बेस माने, तो तीन तरह के इसमें भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक मल्टी मॉलिक्यूलर, एक मैक्रोमॉलिक्यूलर और एक एसोसिएटेड कोलाइड। यानी यहां पर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कोलाइड, थ्री टाइप्स ऑफ कोलाइड अगर हम लोग इसकी बात करते हैं। नंबर एक, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, और दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड, और तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड। ये तीन तरह के कोलाइड हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और एसोसिएटेड कोलाइड। ये तीन तरह के हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको, अब क्विक रेस्पॉन्स देते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मिसल्स के बारे में हमने आपको बताया भी था इमल्सन में। आइए अब इसी को देखते हैं। ठीक, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड की बात करते हैं। मल्टी मतलब ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे, और ढेर सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो किस रेंज में जाएंगे? कोलाइडल रेंज में जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ढेर सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो किस में जाएंगे? कोलाइडल रेंज में जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर उनकी हम लोग बात करते हैं तो देखिए, पार्टिकल है और इनकी साइज जो होगी लेस देन 1 नैनोमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसे आपने क्या किया? डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जैसे ही आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, ये पार्टिकल एग्रीगेट टुगेदर। अब ये देखिए, इसमें आपने क्या किया? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में पार्टिकल आपने ऐसा लिया, पार्टिकल मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड के बाद पार्टिकल हैं, छोटे छोटे हैं, ढेर सारे पार्टिकल हैं, उनकी साइज क्या है? लेस देन 1 नैनोमीटर है। अब उसे आपने एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद वही पार्टिकल आपस में एग्रीगेट करेंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद एक ऐसे पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे जो रेंज उसकी क्या होगी? कोलाइडल रेंज। जो रेंज उसकी है वो कैसी रेंज होगी?
कोलाइडल रेंज कहलाएगी। और इस तरह के कोलाइड को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, सच कोलाइड आर कॉल्ड, सच कोलाइड कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, ऐसे कोलाइड को हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल भी देखिए, हो सकता समझ में आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, साल्स ऑफ सल्फर। सुनिएगा ध्यान से, जब सल्फर S1 है और जब सल्फर S8 है, तो ये सल्फर का सॉल्यूशन है और ये सल्फर का कोलाइड है। अंतर समझ लीजिए, मतलब एक पार्टिकल है। अब इसी सल्फर S1 में एक सल्फर और जुड़े प्लस S, तो क्या हो जाए S2, फिर S3, फिर S4, फिर S5, फिर S6, फिर S7। ठीक है भाई, और फिर S ये हो जाएगा। आपको मालूम है ये कोलाइड हो गया, यहां पे ये कोलाइड है, यहां पे ये कोलाइड है, और यहां से यहां तक जो है ये क्या है, आप खुद देखिए, यहां से यहां तक ये सल्फर सॉल्यूशन है। आपको कहने का हमारा मकसद ये है कि जब सल्फर 1 है तो उसकी साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और जब सल्फर 7 हो गया तो साइज धीरे धीरे बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते इस रेंज में पहुंच रहा है। जैसे 8वां सल्फर इसमें जुड़ा, उसकी साइज क्या होगी, कोलाइडल रेंज, साइज जो है कोलाइडल रेंज की हो गई। और जब साइज कोलाइडल रेंज की हो गई तो ये कोलाइड आपका बन गया। इस फॉर्म में पहुंचते ही कोलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और आप जानते हैं जो सल्फर एटम है, सल्फर एटम आर हेल्ड टुगेदर बाई, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वांडरवाल फोर्स, ये वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी जो सल्फर के 8 एटम्स हैं वो एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उस बॉन्ड को आपने नाम क्या दिया, क्या दिया नाम भाई, वांडरवाल फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। और इस तरह के कोलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इस तरह के कोलाइड को आपने नाम क्या दिया, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड दिया भाई। ठीक है, मैक्रो मतलब हैवी मॉलिक्यूल, मैक्रो मीन्स हैवी मॉलिक्यूल, हैवी मॉलिक्यूल। और जो हैवी मॉलिक्यूल होंगे उनकी साइज क्या होगी, हमेशा मोर देन 1000 नैनोमीटर। ठीक है, हैवी मॉलिक्यूल मतलब मोर देन 1000 नैनोमीटर की हम लोग बात करेंगे हमेशा। और ये कुछ नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, अभी अब इसकी चर्चा किया जाएगा। यानी आपने यहां पे लिया हैवी मॉलिक्यूल, साइज हमेशा क्या होगी पार्टिकल की, मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। आप इसको क्या करिए, आप इसको डिसॉल्व करिए, डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ये जो हैवी पार्टिकल है ये क्रश होंगे, क्रश्ड इनटू सॉल्वेंट। अरे भाई आप जैसे एग्जांपल लीजिए, चीनी का पीस लिया, चीनी का बड़ा सा टुकड़ा लीजिए, नमक का टुकड़ा लीजिए, नमक का हैवी टुकड़ा लीजिए, उसे पानी में डिसॉल्व कर दीजिए। पानी में डिसॉल्व करने के बाद कुछ देर बाद वो नमक का टुकड़ा धीरे धीरे टूटता रहता नहीं, और एक समय ऐसा आता है कि वो नमक जो है डिसअपियर हो जाता है। तो यहां पर यही चीज है, जब हैवी पार्टिकल, हैवी मॉलिक्यूल को आपने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में, तो वो क्रश्ड होगा इनटू सॉल्वेंट। ठीक है, और उसके क्रश्ड होने की कंडीशन ये होगी, पार्टिकल साइज क्या होगी, मस्ट बी
इन कोलाइडल रेंज, ये भी होगा, कोलाइडल रेंज का होता है। और जो इस तरह से मिलेगा आपको कोलाइड, उसी कोलाइड को आप नाम क्या देते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर, क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल से बना हुआ है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। इसे हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड कहेंगे भाई, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल जो भी जनरेट कर रहा है वो कहां से आ रहा है? वहीं से आ रहा है, ठीक, मैक्रोमॉलिक्यूल से। कुछ नेचुरली मैक्रोमॉलिक्यूल चाहते ही होंगे आप, नेचुरली मैक्रोमॉलिक्यूल्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना जान लीजिए। स्टार्च सुना होगा, स्टार्च, ठीक, स्टार्च हो गया। प्रोटीन सुना होगा, एंजाइम्स सुना होगा, ये सब चीजें आप सुने हैं, एंजाइम्स के बारे में सुने हुए हैं, प्रोटीन्स के बारे में सुने हुए हैं, ठीक है। जिलेटिन होता है, सेलुलोज होता है, बहुत से ये नेचुरली अकरिंग है, सेलुलोज है, जिलेटिन है, ये सब नेचुरली अकरिंग है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग आपके क्या है। अब कुछ आर्टिफिशियल्स भी हैं, आर्टिफिशियल आर सिंथेटिक पॉलीमर भी पाए जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर जैसे आपके हैं पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन हो गया, ठीक, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, एक्सेट्रा। आपको मालूम है ये सब के सब जो भी कंपाउंड होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड होते हैं, इन सभी का हाई मॉलिक्यूलर मास होता है कंपाउंड, ठीक है भाई। और इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, मतलब जो पार्टिकल बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से एसोसिएट होकर तोड़ रहे हैं, तो वो स्टेबल हो जाएगा। और ये रिजल्टेंस लाइक ट्रू सॉल्यूशन, हमने बताया ना, ट्रू सॉल्यूशन में जैसे नमक को पानी में डिजॉल्व किया तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनता ना, वैसे ही छोटे पार्टिकल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स के बारे में अच्छे से, ये इतना हमने बताया आपको। दो, एक एसोसिएटेड कोलाइड है, उसके बारे में अब हम लोग को ऑब्जर्व करना है, और उसको जो है लास्ट उसके बारे में काफी चीजें पढ़ना है, तो उसको जो है नेक्स्ट मीटिंग में उसको ऑब्जर्व किया जाता है। इतनी बातों को पढ़ डालिए।